हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल लर्न डीप में स्वागत है। आज हम लोग भारत का भौतिक स्वरूप यानी भारत का जो स्थिति और विस्तार है उससे रिलेटेड जितने भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं उसका विस्तारपूर्वक हल देखेंगे। इस वस्तुनिष्ठ प्रश्न का हल देखने से पहले इससे रिलेटेड जो थ्योरी का क्लास लिया गया है प्ले लिस्ट में जाकर आप वहाँ से भारत का भौतिक स्वरूप का 2 क्लास है वहाँ से जाकर पहले उसे कर ले, उसके बाद इस प्रश्न को बनाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका लिंक डाला हुआ, वहाँ से भी जाकर आप क्लास को देख सकते हैं। तो देखा जाए पहला क्वेश्चन है, पहला है प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग था? तो ऑप्शन नंबर बी होगा, जम्बू द्वीप का अंग था। क्वेश्चन नंबर 2 में देखेंगे कि सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया था? तो वह हो जाएगा ग्रीक भाषा में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 3 में, कह रहा है कि भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा है। तो मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा ये हो गया पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण। दक्षिणी सीमा 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक इसका फैला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 4 में, भारत का मानक समय आधारित है। तो जो भारत का मानक समय है वह 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, जो मुख्यतः कहाँ कहाँ से गुजरती है? जो मुख्यतः 5 राज्य से गुजरती है, जिसमें हो गया यूपी हो गया, उसके बाद छत्तीसगढ़ हो गया, उसके बाद छत्तीसगढ़ के बाद यूपी छत्तीसगढ़ हो गया, फिर आंध्र प्रदेश हो गया, उड़ीसा हो गया। तो इन 5 राज्यों से गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 5वां में, भारत का प्रमाणिक समय उस स्थान का स्थानीय समय है जो स्थित है। तो जो भारत का प्रमाणिक समय है वो कहाँ से लिया गया? इलाहाबाद के समीप जो नैनी है वहीं से लिया गया है। अगर पूछ देगा इलाहाबाद में कहाँ, तो वो नैनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए 6 में, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच टाइम में कितना अंतर होता है? तो 5 घंटा 30 मिनट, 5 आवर्स 30 मिनट्स का जो अंतर होता है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 7 में, भारत का धूर दक्षिणी भाग की भूमध्य रेखा से दूरी कितनी है? तो जो भारत का दक्षिणी भाग है वह भूमध्य रेखा से 876 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 में, भारत का स्थलीय सीमा की लंबाई क्या है? तो अगर बात की जाए भारत का जो स्थलीय सीमा है उसकी लंबाई 15,200 किलोमीटर है। अगर बात की जाए तटीय सीमा की लंबाई तो वह 6100 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 9 में, द्वीपों सहित भारत के तट रेखा की लंबाई, यानी द्वीप को मिलाकर भारत की तट रेखा की लंबाई 6100 प्लस 1400 समथिंग, तो 7516 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर सी होगा 7516.5 किलोमीटर द्वीप सहित तट रेखा की लंबाई। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 में देखेंगे, भारत का उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितना है? तो भारत से उत्तर से दक्षिण तक का लंबाई वह है 3214 किलोमीटर और पूरब से पश्चिम तक 2933 किलोमीटर। तो ध्यान में रखेंगे, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 में देखेंगे, भारत की पूर्वी से पश्चिमी तक की लंबाई, देखिए अभी आ गया, भारत से पूर्वी तक की लंबाई हो जाएगा वह 2933 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 में देखेंगे, भारत की तट रेखा की लंबाई क्या है? अगर सिर्फ भारत की तट रेखा की लंबाई बात की जाए तो वह 6100 किलोमीटर है। अगर द्वीप सहित पूछा जाए तो वह 7516.5 किलोमीटर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 13 में, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है? तो अगर भारत के क्षेत्रफल की बात की जाए तो विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्र का ऑप्शन नंबर बी 2.4% है। नेक्स्ट 14 में देखेंगे, भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय से अंतर्गत है? यानी कहने का मतलब कह रहा है कि कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय क्षेत्र के अंतर्गत में है। तो कितना है? देखिए पर्वतीय क्षेत्र जो है वह 10.6% पर्वतीय क्षेत्र है। उसके बाद बात की जाए तो 18.5% वह पहाड़ी क्षेत्र है और 27.7% वह पठारीय क्षेत्र और 43.2% मैदानी क्षेत्र है। तो करा पर्वतीय तो 10.7 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगर पूछा जाता पहाड़ी भाग तो वह 18.5 था, यानी 6 के अप्रॉक्स में। अगर पूछा जाता कि पठारीय भाग तो 27 हो जाता, मैदानी भाग 43। ध्यान में रखेंगे, प्रश्न पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 15 में, कह रहा है कि संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार पाया गया? यानी पर्वत भी है और पहाड़ी। पर्वत बताए थे कि
6% पर्वत है और पहाड़ी 18.5%, तो यानी 28 के समथिंग में। तो इस चारों ऑप्शन में ऑप्शन नंबर सी में देखेंगे तो 29.3 है, जिसमें पर्वत और पहाड़ियों को मिलाकर ऐड किया गया। अगर 10.7 की बात की जाए तो यह क्या है, यह पर्वत है। 18.6 क्या है, यह पहाड़ियाँ हैं। 43 क्या है, यह मैदानी भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 में देखेंगे, संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पठार का विस्तार पाया जाता है। तो पठार की बात की जाए, अभी चर्चा हम लोग किए थे कि पठार 27.7 है, और मैदानी की बात की जाए तो 43.2% क्षेत्र पर मैदान है, और पर्वत की बात की जाए तो 10.7% है, और पहाड़ी की बात की जाए तो 18.6% है। तो इस 16 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए 17 में, संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर मैदानी का विस्तार पाया जाता है। तो कितने पर मैदान का विस्तार, अभी हम लोग चर्चा किए थे कि 43.2% पर मैदान का है, तो ऑप्शन नंबर डी पर्याप्त होगा। 10.7 किसका है, पर्वत का विस्तार है। 18.76% किसका है, यह पहाड़ी विस्तार है। 27.7% किसका है, यह पर्वत पठार, और ये क्या बोलता है 27 पठारीय भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 18 में, करा भारत के प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तट से कितने समुद्री मील की दूरी पर है। तो जो टेरिटोरियल वाटर है वह भारत का जो प्रादेशिक जल सीमा है वह 12 मील तक है। तो याद रखेंगे 12 नॉटिकल मील तक क्या है, भारत का प्रादेशिक जल सीमा है, जिसमें उसे पूर्ण अधिकार है सभी प्रकार के दोहन करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 19 में, भारत का संलग्न क्षेत्र कॉन्टिग्युअस जोन प्रादेशिक जल सीमा कितने समुद्री तल तक की दूरी तक है। तो यह 12 से 24 किलोमीटर है। 24 नॉटिकल मील तक यह इसका क्या प्रादेशिक जल सीमा है। इसके अंतर्गत वो सीमा शुल्क, अप्रवासीय कानून, ये सभी कानून यहाँ पे लागू होता है, ध्यान रखेंगे। 20 में देखा जाए क्या कर रहा है कि भारत का आर्थिक क्षेत्र संलग्न क्षेत्र के आगे कितने समुद्र मील की दूरी तक है, कितना नॉटिकल मील तक है। तो यह 24 से 200 नॉटिकल मील तक इसका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है। इसमें क्या क्या होता है, सागरीय संसाधन व जीवों का सर्वेक्षण तथा विदोहन करने का यह भारत को है। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 में देखेंगे, भारत के कितने राज्य समुद्र के किनारे पर स्थित हैं। तो भारत के कितने राज्य समुद्र तट के किनारे स्थित हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 9 हो जाएगा। जिसमें कौन कौन है, ले लीजिए, गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, गोवा हो गया, कर्नाटक हो गया, केरल हो गया, तमिलनाडु हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, उड़ीसा हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया। तो इस तरह से 9 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन है। अगर सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य की बात की जाए तो वह हो जाएगा गुजरात। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 22 का। जो गुजरात कितना है, वह 1214 किलोमीटर के आसपास है। अगर यूनियन टेरिटरी पूछ दिया जाता कि केंद्र शासित प्रदेश सबसे लंबी तटरेखा वाला, तो वह हो जाता अंडमान और निकोबार, जो 19 यानी 1962 किलोमीटर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 23 में, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो देखिए, कर्क रेखा जो होकर गुजरती है, क्रम से देखिए पश्चिम से पूरब की ओर, वह पहले गुजरात में टच करेगा, उसके बाद राजस्थान में, उसके बाद मध्य प्रदेश में, उसके बाद छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड में, झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल में, उसके बाद मिजोरम में, फिर त्रिपुरा में। तो 1 2 3 4 5 6 7 इस प्रकार से क्या है, 8 राज्यों से मिजोरम और त्रिपुरा से गुजरती है। तो करा किससे होकर नहीं गुजरती है, तो आप बताइए, यूपी से होकर नहीं गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 में देखेंगे, कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है। तो भारत के मध्य से होकर कौन सी अक्षांश रेखा, तो यही अक्षांश कर्क रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है, जिसका चर्चा हम लोग अभी किए, पश्चिम से पूरब की ओर क्रमबद्ध तरीके से, जिसमें गुजरात देखें, राजस्थान देखें, मध्य प्रदेश देखें, छत्तीसगढ़ देखें, झारखंड देखें, पश्चिम बंगाल देखें, फिर मिजोरम देखें, फिर त्रिपुरा देखें। 1 2 3 4 5 6 7 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो अभी चर्चा की 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से, एक बार फिर से रिकॉल करेंगे, जिसमें गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, उसके बाद मिजोरम हो गया, त्रिपुरा हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8, और एक झारखंड भी छूट रहा है, झारखंड से भी होकर गुजरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 26 में, निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है।
तो अब बताइए किससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती? पश्चिम बंगाल से गुजरती है, राजस्थान से गुजरती है, गुजरात से गुजरती है, उड़ीसा से नहीं गुजरती है। 27 में देखेंगे भारत का वह राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है। भारत का वह इस चारों में से किससे होकर गुजरती है? एक बार फिर से रिकॉल करते हैं कहाँ कहाँ से भारत की कर्क रेखा होकर गुजरती है। गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, उसके बाद मध्य प्रदेश हो गया, फिर छत्तीसगढ़ हो गया, फिर झारखंड हो गया, फिर पश्चिम बंगाल हो गया, मिजोरम हो गया, त्रिपुरा हो गया। तो इसमें हो जाएगा झारखंड। इस तीनों से होकर नहीं गुजरती है। नेक्स्ट देखेंगे 28 में भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी नोक क्या है? यानी कहने का मतलब सबसे दक्षिणतम पॉइंट क्या है? ऑप्शन ए में देखिए केप केमोरिन, फिर करा कैलीमेयर पॉइंट, इंदिरा पॉइंट और नॉरीमन पॉइंट, यानी सबसे दक्षिणतम बिंदु भारत की मुख्य भूमि का। तो अगर बात की जाए भारत के मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु तो क्या हो जाएगा? वह केप कैमोरियन हो जाएगा, जो कन्याकुमारी है। यही कन्याकुमारी को केप कैमोरियन के दूसरे नाम से हम लोग जानते हैं। तो करा भारत की मुख्य भूमि, अगर सिर्फ रहता कि भारत का सिर्फ दक्षिणतम नोक तो वह हो जाता इंदिरा पॉइंट, लेकिन करा मुख्य भूमि का तो केप कैमोरियन जो कन्याकुमारी के पास में। नेक्स्ट देखेंगे 29 में भारत के दक्षिण में सबसे दूरस्थ स्थल कौन से? देखिए आ गया क्वेश्चन, भारत के दक्षिण में सबसे दूरस्थ स्थल ऑप्शन ए में है केप कैमोरियन। तो केप कैमोरियन तो अभी देखें यह क्या है? भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम नोक है जो कन्याकुमारी में है। उसके बाद सी में देखते इंदिरा पॉइंट, यह सही है जो अंडमान निकोबार में स्थित है। पोर्ट ब्लेयर नहीं होगा, पॉइंट कैलिमियर नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट 30 में देखेंगे इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम क्या है? इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम ऑप्शन ए में पार्सन पॉइंट, तो इंदिरा पॉइंट को पार्सन पॉइंट भी कहा जाता है। ला ही चिंग पॉइंट तो ला ही चिंग पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। पिगमेलियन पॉइंट के भी नाम से जाना था। तो ध्यान में रखेंगे इंदिरा पॉइंट को पार्सन पॉइंट, ला ही चिंग और पिगमेलियन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इनमें सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 में देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भूमध्य रेखा के निकटतम स्थित है? यानी भूमध्य रेखा के निकटतम कौन सा स्थित है? तो जो भारत का सबसे दक्षिणतम, ये भारत हो गया दक्षिणतम बिंदु यानी भूमध्य रेखा ये हो गया। तो सबसे निकटतम बिंदु जो भारत का दक्षिण छोर होगा वही भूमध्य रेखा से निकट होगा। तो सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन हो जाएगा? यह हो जाएगा इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। तो 31 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और अगर 31 के ऑप्शन ए की बात की जाए तो केप कैमोरियन क्या था? इसकी चर्चा हम लोग अभी किए। जो केप कैमोरियन है वह क्या है? भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम भाग है। रामेश्वरम क्या है? रामेश्वरम क्या है? यह पंबन ब्रिज है, यानी जो पंबन द्वीप है उसी को रामेश्वरम द्वीप के नाम से भी जानते हैं, जो एडम्स ब्रिज का है। इंदिरा कॉल क्या है? यह इंदिरा कॉल सबसे उत्तरी बिंदु है जो जम्मू कश्मीर में है। 32 में देखेंगे 32 क्या है कि भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग क्या है? तो अभी चर्चा हम लोग किए जो भारतीय भूमि का जो सबसे क्या है उत्तरी भाग वह क्या है? वह है इंदिरा कॉल, जो कहाँ है? वह जम्मू कश्मीर में है। इंदिरा पॉइंट कहाँ है? यह इंदिरा पॉइंट है भारत के सबसे दक्षिणतम बिंदु है। पार्सन पॉइंट क्या है? तो इंदिरा पॉइंट को ही पार्सन पॉइंट से जानते हैं। पिगमेलियन पॉइंट क्या है? तो इंदिरा पॉइंट को ही पिगमेलियन पॉइंट के नाम से जानते हैं। तो इस 32 का सही जवाब हो जाएगा इंदिरा कॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 में देखेंगे भारत की दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो यह जो इंदिरा पॉइंट है जिसे हम लोग पिगमेलियन पॉइंट, पार्सन पॉइंट, उसके बाद ला हिची पॉइंट जो अंडमान निकोबार, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 34 में। 34 का रहा है कि भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से कौन अलग करता है? तो देखिए रामेश्वरम द्वीप को कौन सा द्वीप के नाम से हम लोग जानते हैं? यह जो है रामेश्वरम द्वीप, पंबन द्वीप को ही रामेश्वरम द्वीप कहते हैं, जो क्या है एडम्स ब्रिज का भाग है। तो कह रहा है कि मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से कौन अलग करता है? तो आइए ऑप्शन ए में है पाक जल संधि, तो बिल्कुल सही होगा। पाक जल संधि ही क्या करता है? भारत के मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से कौन अलग करता है? तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर 34 का ए हो जाएगा पाक जल संधि। तो नहीं, पाक जल संधि नहीं होगा, ऑप्शन बी में पढ़ते हैं पंबल चैनल। देखिए करार रामेश्वरम द्वीप है ना, तो रामेश्वरम द्वीप जो है वह पंबन चैनल, जो पंबन चैनल को ही है वही क्या करता है? इसको अलग करता है। किसको? रामेश्वरम द्वीप को। जैसे ये हो गया भारत, ये हो गया श्रीलंका, यहाँ पर है पाक जल संधि है। तो यह पाक जल संधि श्रीलंका भारत के बीच को इसके बीच है। और उसके बाद रामेश्वरम द्वीप, तो एडम्स ब्रिज जो है
यहीं पर आगे चलकर एडम्स ब्रिज है, तो एडम्स ब्रिज का ही भाग है एक रामेश्वरम द्वीप। तो करा मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से, तो मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से कौन अलग करता है? ये पंबल चैनल है, तो ध्यान में रखेंगे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 में देखेंगे, आदम का पुल निम्नलिखित में से किन दो देशों के मध्य स्थित है? देखिए आडम्स ब्रिज, यह हो गया भारत, ये हो गया श्रीलंका। तो जो आडम्स ब्रिज इसी को बोलते हैं आडम्स ब्रिज, यही है आडम्स ब्रिज। इसी का है द्वीप पंबन द्वीप, जिसे रामेश्वरम द्वीप को नाम से जानते हैं। तो दो देशों के मध्य यह भारत और श्रीलंका के बीच है, जो क्या करता? एडम्स ब्रिज अलग करता। अगर रामेश्वरम द्वीप हो जाता तो रामेश्वरम द्वीप ठीक पंबन द्वीप के थोड़ा सा ऊपरी भाग में रामेश्वरम द्वीप है, जो भारत और रामेश्वरम द्वीप को कौन अलग करता? पंबल चैनल होता है वो। तो ध्यान में रखेंगे, भारत रामेश्वरम को पंबल चैनल और भारत और श्रीलंका को कौन सा? एडम्स ब्रिज अलग करता है। और भारत श्रीलंका के बीच जो द्वीप है वह कौन है? वह रामेश्वरम द्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 में देखेंगे, निम्नलिखित द्वीपों के युग्मों में से कौन सा एक 10 अंश जलमार्ग यानी 10 डिग्री चैनल द्वारा आपस में पृथक होता है? तो हम लोग जानते हैं कि जो 10 डिग्री चैनल है वह अंडमान और निकोबार को अलग करता है, लिटिल अंडमान और कार निकोबार को। मालदीप लक्ष्य को कौन अलग करता है? यह 8 डिग्री चैनल अलग करता है। तो हम लोग लक्षद्वीप पढ़ेंगे, यहाँ पर लक्षद्वीप हो गया, यहाँ पर मिनिकॉय हो गया, ये मालदीप हो गया। तो लक्षद्वीप मिनिकॉय के बीच 8 डिग्री चैनल और मिनिकॉय और मालदीप के बीच 8 डिग्री चैनल ये अलग करता है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वह अंडमान और निकोबार 36 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 37 में, डंकन पास किसके बीच स्थित है? तो देख लीजिए, जो डंकन पास है वह दक्षिणी अंडमान, जो यह अंडमान है और छोटा अंडमान यानी बीच में यहाँ पर होता है, तो उसके बाद नीचे आ जाता है कार निकोबार। तो ये जो होता है दक्षिणी अंडमान और छोटा अंडमान लिटिल अंडमान के बीच क्या करता है? डंकन पास स्थित है। अगर यही रहता कि अंडमान निकोबार, अंडमान और निकोबार यानी लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच कौन अलग करता है, तो वह हो जाता नीचे 10 डिग्री चैनल। लेकिन यहाँ पर सिर्फ पूछा डंकन पास, तो डंकन पास सबसे दक्षिण अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच डंकन पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 में देखेंगे, द्वीप, द्वीप क्या है? द्वीप नहीं, द्वीप, द्वीप देखिए गुजरात के तट पर स्थित है, यह एक द्वीप है, उसी को द्वीप कहते हैं जो गुजरात के तट पर स्थित है। ये गुजरात हो गया, तो यहीं पर द्वीप है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 39 में, भारत श्रीलंका को अलग करने वाली जल राशि, यानी भारत और श्रीलंका को कौन अलग करता है? यह पाक जल संधि, जिसकी चर्चा हम लोग अभी किए थे कि पाक जल संधि अगर रह जाता कि भारत और रामेश्वरम द्वीप को कौन अलग करता है, तो उसमें हम लोग पढ़े थे कौन चैनल? ये कौन सा चैनल था? पंबन चैनल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 39 के बाद 40 देखेंगे। 40 में कह रहा भारत और चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा कौन सी है? तो भारत और चीन के बीच कौन सीमा बनाने वाली रेखा है? तो भारत और चीन के बीच वह मैकमोहन रेखा है, जो कब हुआ था? यह जो रेखा का निर्धारण हुआ था वह 1914 ईस्वी में हुआ था, जो अरुणाचल प्रदेश के पास लगभग 1600 समथिंग किलोमीटर का टच होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 41 में। 41 है कि भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा किसके द्वारा सीमांकित किया गया है? तो भारत और पाकिस्तान के जो सीमा रेखा है वह रेड क्लिफ लाइन के द्वारा निर्धारित किया गया है। तो ध्यान में रखेंगे, भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ जो 1947 ईस्वी में सर रेड क्लिफ के द्वारा किया गया था। और मैकमोहन रेखा यह भारत और चीन के बीच किया गया है। डूरंड रेखा यह पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच, पहले भारत और अफगानिस्तान के बीच भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 42 में, भारत के सुदूर पूर्व में कौन सा देश भारत के साथ सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है? अब देखिए इधर क्या है? भारत है, यानी ये भारत के सुदूर पूर्व में यानी इस साइड में सबसे लंबी तटरेखा कौन बनाता है? तो यह हो जाएगा म्यांमार हो जाएगा। 42 में हो जाएगा म्यांमार। सुदूर पूर्व में तो म्यांमार ही है जो 1643 किलोमीटर हो जाएगा। अगर सुदूर पूर्व नहीं होता तब इसका आंसर कुछ और होता, लेकिन करा ठीक उसके पूरा भाग में। उसके बाद 43 में देखेंगे, भारत और चीन के बीच सीमा निर्धारण करने वाली मैकमोहन रेखा निम्नलिखित में से किस प्रदेश
के उत्तरी सीमा पर खींची गई है? तो उत्तरी सीमा पर यह अरुणाचल प्रदेश पर खींची गई है। अभी हम लोग चर्चा किए कि जो मैकमोहन रेखा वह कब खींचा गया, वह 1914 ईस्वी में खींचा गया। और यह यहाँ पर जो इसकी लंबाई है वह कितना, लगभग 1633 किलोमीटर के आसपास में टच करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 44 में, निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है? तो पाकिस्तान के साथ लगता है। कितना लगता है? पाकिस्तान के साथ 33 किलोमीटर। बांग्लादेश के साथ भी लगता है, वह 4096 किलोमीटर, सबसे अधिक बांग्लादेश के साथ ही सीमा लगता है। भूटान के साथ भी लगता है 699 किलोमीटर। श्रीलंका के साथ इसकी सीमा नहीं लगती है। उसके बाद 45 में देखेंगे, 45 का रहा, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है? तो भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत में पाकिस्तान को शामिल किया जाता है, नेपाल को शामिल किया जाता है, बांग्लादेश को शामिल किया जाता है, लेकिन श्रीलंका को शामिल नहीं किया जाता है। तो 45 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 46 में, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की समुद्र तट रेखा सबसे छोटी है? तो देखिए समुद्र तट रेखा इस चारों ऑप्शंस में अगर आप पढ़ते हैं तो गोवा सबसे छोटी तट रेखा है, क्योंकि गोवा क्या है, महाराष्ट्र और कर्नाटक का जो सीमा है वहीं इसी बीच में छोटा सा यहाँ पर गोवा है। यहाँ से हो गया महाराष्ट्र, यहाँ से हो गया कर्नाटक, यहीं पर गोवा है, तो सबसे छोटी गोवा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए 47 में, भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है? तो भारत की सबसे अंतर्राष्ट्रीय लंबी सीमा वह बांग्लादेश के साथ है, जो 4096 किलोमीटर है। नेपाल के साथ बात की जाए तो नेपाल के साथ कितना है, यह 1751 किलोमीटर है। पाकिस्तान के साथ 33 किलोमीटर, और चीन के साथ कितना है, 3488 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 48 में, सबसे छोटी स्थलीय सीमा भारत की किस देश के साथ है? तो सबसे छोटी स्थलीय सीमा भारत की किस देश के साथ है? तो सबसे छोटा किसके साथ लगता है? ऑप्शन ए में पाकिस्तान, बी में है नेपाल, सी में म्यांमार और डी में भूटान। तो इस चारों ऑप्शन में देखने के बाद सही जवाब हो जाएगा इसका भूटान के साथ, जो मात्र 699 किलोमीटर, पाकिस्तान 33 किलोमीटर, नेपाल 1751 किलोमीटर और म्यांमार 1600 समथिंग बताए थे। उसके बाद अगला क्वेश्चन 49 में है, भारत को निम्नलिखित भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया जा सकता है? देखिए जब हम लोग पढ़े थे भारत का मुख्य भू आकृति का विभाजन, जिसमें हम लोग भौतिक संरचना तथा आर्थिक स्वरूप के आधार पर देखे थे, जो उसमें पहले हम लोग क्या देखे थे, भारत का उत्तरी पर्वतीय भाग, प्रायद्वीपीय पठार, उसके बाद देखे थे मरुस्थलीय भाग भारत का, प्रायद्वीपीय पठार में हम लोग तटीय भी देख लिए थे, उसके बाद उत्तर भारत का विशाल मैदान देखे थे, उसके बाद द्वीप देखे। तो इस चारों ऑप्शन में देखिए पहला है हिमालय, गंगा का मैदान, दक्षिणी पठार, राजस्थान का मैदान, तो इस प्रकार से तो बिल्कुल विभाजन नहीं था। बी में है पर्वतीय प्रदेश, हिमानी प्रदेश, तो पर्वतीय हिमानी प्रदेश की चर्चा ही नहीं हुई थी। सी में देखेंगे दक्षिणी पठारी प्रदेश, सागर तटीय, दक्षिणी पठारी, ये तो भौतिक प्रदेशों का इस तरह विभाजन नहीं। ऑप्शन डी में उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, बृहत मैदानी क्षेत्र, दक्षिणी प्रायद्वीपीय प्रदेश तथा महासागरीय तट। इस चारों में से सही ऑप्शन है, क्योंकि क्या है, पहले हम लोग देखे थे भारत का उत्तर पर्वतीय श्रृंखला का हम लोग पढ़े थे, उसके बाद क्या पढ़े थे, दूसरा हम प्रायद्वीपीय प्रदेश, प्रायद्वीपीय के बारे में जाने थे, प्रायद्वीपीय पठार के बारे में। तीसरा हम लोग उत्तर भारत का विशाल मैदान, जो सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र से मिलकर बना हुआ है। उसके बाद हम लोग पढ़े थे क्या, सागर तटीय प्रदेश। तो ये ऑप्शन नंबर डी पर्याप्त होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 50 में कह रहा है कि भारत का कौन सा भू आकृति विभाग प्राचीनतम है? तो देखिए जो हम लोग जब पढ़े थे भारत का भौतिक स्वरूप, जिसमें हम लोग पढ़े थे भारत का उत्तरी पर्वतीय मैदान, उत्तरी पर्वतीय भाग में जब पढ़े थे, तो उसमें हम लोग देखे थे कि जो उत्तर यानी जो हिमालय से निकलने वाली जितने भी जो नदियां हैं वह क्या है, वह नवीनतम है, क्योंकि जब वह वहाँ से निकलती है तो ऊंचे ऊंचे महाखंड का निर्माण करती है तथा मैदानी भागों में वह सर्पाकार हो जाती है। लेकिन वही अगर पठारी क्षेत्र की बात की जाए तो यहाँ की नदियाँ टेढ़ी मेढ़ी नहीं होती है, यहाँ का एक समान तल में बहती है और घाटियों को क्या कर दी है, गहरी की हुई है। तो इस तरह से क्या है था, प्रायद्वीपीय पठार जो था सबसे प्राचीनतम था, किसके तुलना में, उत्तर पर्वतीय प्रदेश की तुलना में। तो चारों ऑप्शन में सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए 51 में, गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ
संरचना एवं उत्पत्ति की दृष्टि से निम्नलिखित में से किसका भाग है? तो आपको बता दें कि गारो खासी जयंतिया यह प्रायद्वीपीय पठार के उत्तर पूर्व, जो छोटा नागपुर और बघेलखंड के भी नाम से जाना जाता है, इसी प्रायद्वीपीय पठार के उत्तर पूर्व भाग की मेघालय की पहाड़ियाँ तथा गारो खासी जयंतियाँ यह भाग है। तो ध्यान में रखेंगे, प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। ऐसा नहीं कि मार दीजिएगा हिमालय। हिमालय पर्वत श्रेणी का सिर्फ कहाँ तक आता है? कुछ सिक्किम में आता है, बाकी कुछ अरुणाचल प्रदेश में आता है, लेकिन उसके नीचे का जो भाग उत्तर पूर्वी जितने भी है मेघालय का पर्वतीय पठार गारो खासी जयंतिया, वो प्रायद्वीपीय पठार के भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 52 में, निम्नलिखित में से कौन सा तट पश्चिमी तट का भाग नहीं है? तो देखिए पश्चिमी तट, ये देखिए भारत का हो गया प्रायद्वीपीय पठार, ये हो गया पूर्वी तट और ये हो गया पश्चिमी तट। तो पश्चिमी तट को मुख्यतः 4 भागों में बांटा गया। पहला है जो कहलाता है गुजरात का मैदान, उसके बाद दूसरा क्या कहलाता है? दमन से लेकर गोवा तक यह कोकन का मैदान कहलाता है, कोकन तट कहलाता है। फिर गोवा से लेकर कर्नाटक तक यह कन्नड़ या कर्नाटक तट कहलाता है। फिर कर्नाटक से लेकर कन्याकुमारी तक इसको मालाबार तट कहते हैं। तो क्या करा, पश्चिमी तट का भाग नहीं है, तो मालाबार तट है, कोकन तट है और काठियावाड़ तट ये भी है, और कोरोमंडल तट यह नहीं है। कोरोमंडल तट यह पूर्वी तट का मैदान का, पूर्वी तट ये मैदान को 3 भागों में बांटा गया। सबसे ऊपरी भाग को क्या कहा गया? उत्तरी सरकार। मध्य भाग को गोलकुंडा तट और सबसे निचतम सबसे दक्षिण पूर्वतीय तट को कोरोमंडल तट कहा गया है। नेक्स्ट 53 में देखेंगे, भारत का पूर्वी समुद्र तट किस नाम से जाना जाता है? तो भारत का पूर्वी समुद्र तट वह देखिए कोकन तट, ये तो पश्चिमी तट का भाग है। उसके बाद मालाबार तट, ये भी पश्चिमी तट का। तो कोरोमंडल तट जिसकी चर्चा हम लोग अभी किए थे कि जो पूर्वी भाग को कोरोमंडल तट के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 54 में, कह रहा कोकन तट कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है? जो कोकन तट है वह कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है? तो देखिए अभी हम लोग चर्चा किए थे, ये हो गया भारत का प्रायद्वीपीय क्षेत्र। प्रायद्वीपीय क्षेत्र में ये पूर्वी तट हो गया, ये पश्चिमी तट हो गया। तो अगर पश्चिमी तट की बात की जाए तो पश्चिमी तट को 4 भागों में बांटा गया है, जिसे हम लोगों ने देखा। 4 भाग में कौन कौन? पहला गुजरात का मैदान, दूसरा दमन से लेकर गोवा तक को क्या कहते हैं? कोकन तट कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी देखिए, गोवा से दमन तक सही जवाब हो जाएगा। और गोवा से लेकर कर्नाटक तक को कन्नड़ तट या कर्नाटक तट के नाम से जानते हैं, और कर्नाटक से लेकर कन्याकुमारी तक के तट को मालाबार तट के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 55 में देखेंगे, लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस प्रकार से हुई है? तो लक्षद्वीप के समूह की उत्पत्ति जब हम लोग क्लास किए थे, चर्चा किए थे कि जो प्रवाल भित्ति से इसका निर्माण हुआ है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ज्वालामुखी उत्पत्ति यह किसका? यह दक्कन का पठार जो है वह ज्वालामुखी उत्पत्ति से तैयार हुआ, जिसमें आग्नेय चट्टान धीरे धीरे परिवर्तित होकर काली मिट्टी में परिवर्तन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन 56 में देखेंगे, भारतीय क्षेत्र में स्थित 2 ज्वालामुखी। तो भारतीय क्षेत्र में हम लोग चर्चा किए थे कि अंडमान निकोबार के पोर्ट ब्लेयर से 135 किलोमीटर दूर उत्तर पूर्वी क्षेत्र में एक बैरन ज्वालामुखी है, जो 1787 ईस्वी में पहली बार फटा था। तो बैरन हो गया, और एक नारकोंडम, यह भी नारकोंडम है जो अंडमान निकोबार का ही है। यह क्या है? सुसुप्त ज्वालामुखी है। तो ऑप्शन सी पर्याप्त होगा, बैरन और नारकोंडम। नेक्स्ट देखेंगे 57 में, न्यू मूरद्वीप कहाँ है? हम लोग चर्चा किए थे कि जो न्यू मूरद्वीप है वह गंगा नदी के मुहाने पर स्थित है। तो वहीं पर न्यू मूरद्वीप है जो सबसे न्यूनतम और वर्तमान का द्वीप है, जो मुख्यतः बांग्लादेश में इसका अधिकांश भाग है। तो न्यू मूरद्वीप जो अभी न्यूनतम द्वीप है, तो कहाँ है? बंगाल की खाड़ी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन एक द्वीप है? देखिए दमन क्या है? यह दमन यूनियन टेरिटरी, पादुचेरी यूनियन टेरिटरी, दादर नगर यूनियन टेरिटरी, लेकिन द्वीप क्या है? यह एक प्रकार का द्वीप है। तो द्वीप याद रखेंगे, जो गुजरात के पास में है। नेक्स्ट क्वेश्चन 59 में देखेंगे, स्वतंत्रता से पूर्व कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता है? तो स्वतंत्रता के पूर्व कौन सा? तो अंडमान निकोबार को क्या कहा जाता था? काला पानी के नाम से जाना जाता था, ध्यान में रखेंगे। 60 में देखेंगे, लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? तो लक्षद्वीप समूह यह अरब सागर में स्थित है। उसके बाद देखेंगे कि द्वीप स्थित है। द्वीप देखिए कच्छ की खाड़ी में, खंबात की खाड़ी में, मन्नार की खाड़ी में। तो जो कच्छ है गुजरात के पास में बोले थे, वह खंबात की खाड़ी में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 62, निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है? तो भारत और श्रीलंका के मध्य जो स्थित है
वह रामेश्वरम द्वीप है, जिसे पम्बन द्वीप के नाम से भी जानते हैं, जो एडम्स ब्रिज का भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन 63 में देखेंगे, लक्षद्वीप में कितने समूह हैं? तो यह 36 द्वीप समूह हैं। नेक्स्ट देखेंगे 64 में, थार मरुस्थल कहाँ स्थित है? बिल्कुल हल्का क्वेश्चन है, यह राजस्थान में है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 65 में देखेंगे, दक्षिण गंगोत्री क्या है? देखिए दक्षिण गंगोत्री है ऑप्शन ए प्रायद्वीपीय भारत की नदी। नहीं, यह प्रायद्वीपीय भारत की दक्षिण गंगोत्री नहीं। हाँ, प्रायद्वीपीय भारत की नदी जो गोदावरी है वह दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है, या बूढ़ी गंगा के नाम से जाना जाता है, लेकिन दक्षिण गंगोत्री वह आर्कटिक में स्थापित क्या है? भारतीय वैज्ञानिक का अनुसंधान केंद्र है, अंटार्कटिका में स्थापित। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए 66 में, वर्तमान में भारत को किस स्थान को सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है? तो लेह को, लद्दाख को, कारगिल को, सियाचिन को। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सियाचिन को सफ़ेद पानी। यह सियाचिन ग्लेशियर जो है, यह लगभग चर्चा हम लोग किए थे जब इसका क्लास में, तो यह 72 किलोमीटर लंबी क्या है? सियाचिन क्षेत्र है, ग्लेशियर है। नेक्स्ट देखेंगे, हैदराबाद का जुड़वा नगर क्या है? तो हैदराबाद का जो जुड़वा नगर है वह सिकंदराबाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन 67 में देखेंगे, 68 में, कोच्चि का जुड़वा नगर, तो कोच्चि का जुड़वा नगर क्या है? वह एर्नाकुलम जो केरल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 69 में, जम्मू कश्मीर राज्य का वह हिस्सा जिस पर चीन का अधिकार है क्या कहलाता है? तो देखिए जम्मू कश्मीर का राज्य का वह हिस्सा जिस पर चीन का अधिकार है वह अक्साई चीन के नाम से जाना जाता है। यह जो अक्साई चीन, यही 3488 किलोमीटर है, यही क्या है? अक्साई चीन के नाम से जाना जाता है, और यही इसी को हम लोग LAC कहते हैं, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के नाम से जाना जाता है, क्योंकि 1962 ईस्वी के युद्ध के बाद भारत और चीन के युद्ध के बाद क्या कर दिया गया था? इस सीमा का अंतिम बिंदु मान लिया गया था, और दोनों तरफ से क्या कर दिया गया था? अपना सैनिक तैनात कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 17 में, भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल, तो अगर बात की जाए भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल तो वह क्या हो जाएगा? वह हो जाएगा लद्दाख। ऑप्शन नंबर 7 का ए, लद्दाख। नेक्स्ट क्वेश्चन 71 में देखेंगे, भारत का क्षेत्रफल कितना है? अगर भारत के क्षेत्रफल की बात की जाए तो वह 32,87,263 किलोमीटर होगा। ऐसा नहीं 32,57 मार दीजिएगा, ध्यान में रखिएगा 32, 87 और 263 वर्ग किलोमीटर है भारत का क्षेत्रफल। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 72, भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग है, जिसे क्या कहा जाता है? देखिए जो भारतीय उपमहाद्वीप है उसको एक विशाल भूखंड किसका कहा गया है? जुरेसिक भूखंड का, आर्यावर्त का, इंडियाना का। आर्यावर्त तो भारत का दूसरा नाम है, तो ऑप्शन डी गोंडवाना लैंड। यही गोंडवाना लैंड है जो भारत का उपमहाद्वीप है। तो उत्तरी भाग को गोंडवाना लैंड और दक्षिणी भाग को कौन सा? उत्तरी भाग को हो गया अंगारा लैंड और दक्षिणी भाग को गोंडवाना लैंड में विभाजित है। तो यही भारतीय उपमहाद्वीप का मूलतः विशाल खंड है, कौन? गोंडवाना लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन 73 में देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? तो कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? ऑप्शन ए में मणिपुर, बी में मिजोरम, सी में झारखंड और डी में त्रिपुरा। तो 73 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मणिपुर। यही कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। कैसे? अगर कर्क रेखा कहाँ कहाँ से गुजरती है, एक बार फिर से चर्चा करते हैं। गुजरात से, राजस्थान से, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, झारखंड से, पश्चिम बंगाल से, मिजोरम से, त्रिपुरा से। तो ये तो तीनों क्षेत्र जो है कर्क रेखा पर स्थित है, लेकिन जो मणिपुर है इसके उत्तर में स्थित है पूरे कर्क रेखा का। नेक्स्ट क्वेश्चन 74 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा नगर कर्क रेखा के निकटतम दूरी पर अवस्थित है? और सबसे निकट पर कौन स्थित है? ए में अगरतला में है, बी गांधीनगर, सी जबलपुर, डी उज्जैन। तो 74 का सही जवाब हो जाएगा अगरतला सबसे निकटतम है। 75 में देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? अब देखिए पहला कह रहा है कि भारत पूर्णतया उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, तो देखिए भारत की स्थिति यहाँ है, तो भारत कह सकते हैं पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। उसके बाद भारत की आकृति चतुष्कोणीय है, बिल्कुल चतुष्कोणीय भारत की आकृति। अगर प्रायद्वीपीय पठार की बात की जाए तो वह अनियमित त्रिभुजाकार है, लेकिन अगर पूरे भारत को देखा जाए तो एक प्रकार से चतुष्कोणीय दिखता है। सी में बात की जाए क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में 7वें और जनसंख्या की दृष्टि से दूसरे, बिल्कुल सही बात है। फर्स्ट चीन है जनसंख्या, सेकेंड भारत है, तो उपर्युक्त सभी सही होगा। 76 में देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन ए को पढ़ते हैं, भारत के क्षेत्रफल का 29.3% भाग पर्वतीय है। अगर पर्वतीय की बात की जाए तो हम लोग चर्चा किए थे कि 10.6% पर्वत है
और 18.5% भाग पहाड़ी है। तो मान लेते हैं पर्वतीय, दोनों पर्वत को भी मिला दिया जाए और पहाड़ी का भी मिला दिया जाए तो लगभग क्या हो रहा है, 29 पॉइंट समथिंग आ रहा है। तो चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। भारत के क्षेत्रफल का 27.7% भाग पठारी है। हाँ, हम लोग पढ़े थे कि 27.7% भाग पठारी है और 43.2% मैदानी है। लेकिन अगर ऑप्शन नंबर सी को पढ़ते हैं कि भारत का क्षेत्रफल का 48% भाग मैदानी, जो गलत है। कितना है, 43.2% है। और बिछा विस्तार सही है। अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट, उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 77 में देखेंगे, भारत के उत्तरी मैदान से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। अब देखिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं। कह रहा भारत का विशाल मैदान गंगा, ब्रह्मपुत्र और सतलज नदियों से बना हुआ है। जब हम लोग पढ़े थे भारत का, उत्तर भारत का विशाल मैदान, जिसमें हम लोग चर्चा किए थे कि जो भारत का उत्तरी भारत का विशाल मैदान वह मुख्यतः सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी से मिला हुआ है। तो सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र और सतलज तो सिंधु नदी का ही सहायक नदी है। तो एक तरह से यह ऑप्शन सही है। बी में पढ़ते हैं कि यह नवनिर्मित मैदानी भाग है। हाँ बिल्कुल, हम लोग पढ़े थे कि जो हिमालय क्षेत्र है, हिमालय से निकलने वाली नदियाँ बिल्कुल नवनिर्मित है और वह जो मैदानी भाग वहाँ से निर्माण हुआ वह नदियों के द्वारा ही लाया गया। नदियों के निक्षेपण तथा अपवर्दन के कारण वह मैदानी भाग निर्माण हुआ, जो वहाँ के नदियों द्वारा बहाकर पठार पर से, पहाड़ी पर से गाद लाकर जमा हुआ है, उसी से मैदानी भाग का निर्माण हुआ। तो यह भी सही है, ऑप्शन बी सी करा। इस मैदानी को मिट्टी चरनोजम प्रकार की है। इस मैदान की मिट्टी चरनोजम, देखिए चरनोजम नहीं है, उत्तरी पर उत्तर का विशाल मैदान, उसमें जो मुख्यतः कैसा मिट्टी है, वह जलोढ़ मिट्टी है, उपजाऊ है। तो चरनोजम तो नहीं, ऑप्शन नंबर सी इसका गलत हो जाएगा 77 का। और मिट्टी का निक्षेपण 400 मीटर से 3000 मीटर की गहराई तक है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 78 में देखेंगे, भारत की भौगोलिक स्थिति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो भौगोलिक स्थिति के बारे में कौन सा कथन सही है, पहला ऑप्शन को पढ़ते हैं। विषुवत रेखा के उत्तर में है, तो बिल्कुल सही बात है, यह विषुवत रेखा के भारत के उत्तर में ही है और सबसे दक्षिणतम बिंदु से कितना 876 किलोमीटर की दूरी भी है। फिर इसका विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच है, यह भी सही है। तीसरा है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 57 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर, यह भी सही है। तो उपरोक्त में से सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 79, किस भारतीय राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों को सीमा से स्पर्श करती है। तो अब देखिए कौन सा भारतीय राज्य है जो सर्वाधिक राज्यों से स्पर्श करता है। यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश। अब उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो यह, अगर बीच से बात की जाए तो मध्य प्रदेश को, छत्तीसगढ़ को, झारखंड, बिहार, ये सब को तो टच करता ही करता है। उधर भी टच कर रहा होगा, या कहाँ से उधर कर रहा होगा, हिमाचल से भी टच कर रहा होगा, उत्तराखंड से भी टच कर रहा होगा, हरियाणा से भी टच कर रहा होगा। तो इस प्रकार से ऑप्शन सी हो जाएगा उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 80 से, निम्नलिखित में से कौन एक केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। देखिए दमन एवं दीप केंद्र शासित प्रदेश, लक्षद्वीप प्रशासित प्रदेश, पुडुचेरी पर, लेकिन त्रिपुरा नहीं है। 81 में देखेंगे, भारत के कितने राज्य व केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो भारत में कितने राज्य हैं, तो इस ऑप्शन के अनुसार तो अब गलत हो जाएगा। अब नया जो बनेगा वह हो जाएगा क्या, 28 राज्य, क्योंकि जम्मू कश्मीर को क्या किया गया, राज्य से हटाकर उसको केंद्र शासित प्रदेश 2 बना दिया गया। एक कौन कौन, एक बना दिया गया ये जम्मू कश्मीर को और एक लद्दाख को। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 28 राज्य, 7 केंद्र शासित प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन 82 में है कि कह रहा है न्यूमुर द्वीप किन 2 देशों के मध्य विवाद का कारण है। देखिए हम लोग अभी बताए थे कि जो न्यूमुर द्वीप का निर्माण है वह गंगा नदी के मुहाने पर, जो बांग्लादेश में जब गंगा नदी गिरती वहीं पर उस द्वीप का निर्माण हुआ है। तो मुख्य रूप से ये गंगा नदी के मुहाने पर ही स्थित है। इसका जो अधिकांश भाग है वह बांग्लादेश में फैला हुआ है। तो भारत और बांग्लादेश के बीच यह मध्य का विवाद का कारण है न्यूमुर द्वीप। 83 देखेंगे, विश्व के 2.4% क्षेत्रफल में भारत विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या का पोषण करता है। तो 2.4% में भारत विश्व की मात्र कितना परसेंट जनसंख्या का भरण पोषण करता है, शायद 14% भरण पोषण करता है। 83 का ऑप्शन नंबर, आप इसका जवाब दीजिएगा 14 होगा या 17.5 होगा। तो इस तरह से हम लोगों ने भारत की स्थिति एवं विस्तार से कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न को देखा। बाकी जो शेष वस्तुनिष्ठ प्रश्न बच गए हैं उसे हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। तब तक आप इस क्लास को 1 से 2 बार रिवीजन भी करें और पेन डाउन भी कर लें।